हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद ए न्यू टॉपिक टुडे। तो लास्ट टाइम हमने जो लास्ट वीडियो लेक्चर किया था उसमें हमने जो टॉपिक देखा था वो था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, द थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वी आर टेकिंग टुडे। ठीक है, तो अगर आपने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का वीडियो नहीं देखा है तो वो आप पहले देखो, बिकॉज दोनों का जो मैथमेटिकल पार्ट है वो ऑलमोस्ट रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। ओके, तो पहले आप एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का वीडियो देखो, उसके बाद आप ये वाला वीडियो देखो। और अगर आपने ऑलरेडी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और आगे के सारे वीडियोस देखे हुए हैं तो लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, आज का हमारा है टॉपिक डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये समझने से पहले अगेन हम समझेंगे पहले कि व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच the liquid phase of a substance has same vapor pressure as the solid form of a substance। ठीक है, तो बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट पे एक्चुअली होता क्या है? हम सब जानते हैं कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। तो कहने का मतलब है कि 0 डिग्री पे ऐसा तो क्या होता है कि वाटर टर्न्स इनटू आइस। तो बच्चों होता क्या है कि जब वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री पहुंचता है तब लिक्विड फेज, ठीक है, उसका जो लिक्विड फेज है और जो सॉलिड फेज है मतलब आइस फेज है, उन दोनों का वेपर प्रेशर बच्चों इक्वल हो जाता है। ठीक है, देखो बच्चों सॉलिड स्टेट का जो वेपर प्रेशर वैसे भी थोड़ा सा कम ही होगा, है ना, बिकॉज सॉलिड में जो थोड़ा बहुत सब्लिमेशन वगैरह होगा उसकी वजह से ही वेपर प्रेशर होगा। तो यहां पे लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर बच्चों इक्वल हो जाता है। ठीक है, और इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। करेक्ट। अब हम देखते हैं व्हाट इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। देखो बच्चों डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एज द नेम सजेस्ट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मतलब इट इज द रिडक्शन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, इट इज रिडक्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is added to a volatile solvent, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट of solution is less than freezing point of pure solvent. This is called depression of freezing point। ठीक है, तो देखो आप जब भी एक वोलेटाइल सॉल्वेंट में आप जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे तो बेसिकली क्या होगा, सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो आपके प्योर सॉल्वेंट के कंपेयर में कम हो जाएगा और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल आप जानते हो कि वाटर का, प्योर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। उसी वाटर में अगर आप थोड़ा सा सॉल्ट डाल दो, कॉमन सॉल्ट, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री से कम हो जाएगा। मतलब इट मे बी -0.2, -0.5, -1 डिग्री सेल्सियस, दैट डिपेंड्स अपॉन आपने कितना सॉल्यूट डाला है उसके अंदर। ठीक है, आप जितना ज्यादा सॉल्यूट डालोगे उतना फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा कम होगा और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है आइए थोड़ा समझते हैं इसको। तो बच्चों देखो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is added to
वोलेटाइल सॉल्वेंट, ठीक है, हम सब जानते हैं कि उसकी वजह से क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, ठीक है. This we have seen in our earlier video lectures. Because of this lowering of vapor pressure, freezing point of solution decreases, ठीक है. तो क्योंकि वेपर प्रेशर कम होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा और इस फिनोमिना को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. अब ये एक्चुअली होता कैसे है, राइट? तो आइए इसको हम एक ग्राफ बना के समझते हैं. So now I will draw a graph taking temperature on x-axis and vapor pressure on y-axis. ठीक है? So I have taken temperature on x-axis and vapor pressure on y-axis. Now if I plot the graph of vapor pressure of pure solvent, तो स्टूडेंट्स माय ग्राफ विल बी लाइक दिस, राइट? ये प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का ग्राफ है. एंड सपोज इफ आई प्लॉट द ग्राफ ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये बच्चों सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का ग्राफ है, ठीक है. और ये सॉल्यूशन हमने बनाया कैसे है, बाय डिसॉल्विंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन अ वोलेटाइल सॉल्वेंट, करेक्ट. अब देखो स्टूडेंट्स, ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है, ये ग्राफ आपका है सॉलिड सॉल्वेंट के लिए, या ऐसा बोल सकते हो फ्रोजन सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है ये, राइट? सो नाउ जैसे हमने डेफिनेशन में भी देखा था कि बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट पे जो लिक्विड फेज है और जो सॉलिड फेज है उन दोनों के वेपर प्रेशर्स इक्वल हो जाते हैं, ठीक है. तो अगर मैं इस ग्राफ को देखो, अगर मैं एक्सट्रापोलेट करूं तो ये यहां पे उससे मिलेगा, ठीक है. तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप देखो क्या होगा कि आपका प्योर सॉल्वेंट और फ्रोजन सॉल्वेंट जो है उनके वेपर प्रेशर्स इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे. तो बच्चों इसको हम बोल देते हैं TF0, वी डिनोट इट बाय TF0. और अगर मैं इसको एक्सट्रापोलेट करूं, राइट, तो आप देखोगे कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दोनों इक्वल हो जाएंगे. तो इस टेम्परेचर को हम बोलेंगे TF, ठीक है. बच्चों ये जो डिफरेंस है ना, ये जो डिफरेंस है, ठीक है, दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट का जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं डेल्टा TF, where डेल्टा TF इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है. आप देख सकते हो कि सॉल्यूशन जो है वो सॉल्वेंट से कम टेम्परेचर में फ्रीज होगा और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है. वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. तो बच्चों हम अब देखते हैं इसका मैथमेटिकल फॉर्म. तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म होगा डेल्टा TF इज इक्वल टू T0F माइनस TF, where delta TF is my depression in freezing point, ठीक है. T0F is the freezing point of pure solvent and TF is freezing point of solution, ठीक है. तो इस टेम्परेचर में से ये जो टेम्परेचर है हमारा T0F, दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, उसमें से अगर आप TF फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमें पता लगेगा कि हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना कम हुआ है एज कंपेयर टू द सॉल्वेंट, और इसको बच्चों हम बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है. तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप एक वोलेटाइल सॉल्वेंट में आप जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हो तो क्या होता है, वेपर प्रेशर कम होता है, और ये वेपर प्रेशर जो कम होता है सॉल्यूशन का, यही रीजन है कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो प्योर सॉल्वेंट से कम हो जाएगा, करेक्ट. तो स्टूडेंट्स अब मुझे लगता है कि ग्राफ पे से आप ये दो स्टेटमेंट्स के बीच का कोरिलेशन समझ रहे होंगे, ठीक है.
Okay, so this is about the graphical form of depression of freezing point concept. Okay students, let us now start with the mathematical form of depression of freezing point. देखो, जैसे हम सब जानते हैं कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बच्चों क्या होता है, याद करो, हमारे आगे का लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ solute particles present in solution. या अगर हम सिंपल लैंग्वेज में उसको बोले या सिंपल लैंग्वेज में समझे तो वो प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की जो सिर्फ उसके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है. ठीक है, उसको हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हुआ? देखो, आप दो सॉल्यूशन ले लो. ठीक है, दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है. अब आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट जो सॉल्यूशन आप बना रहे हो उसमें आप डाल रहे हो सपोज से फॉर एग्जांपल 0.1 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट और दूसरे सॉल्यूशन में आप डाल रहे हो 0.2 ग्राम्स ऑफ कॉमन सॉल्ट. तो देखो, दूसरा सॉल्यूशन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, तो जो दूसरा सॉल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट पहले सॉल्यूशन से कम हो जाएगा. ठीक है बच्चों, और इसको हम बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ओके, तो अगर वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो बच्चों डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो है इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है, नाउ एज अ कंसंट्रेशन टर्म आई विल यूज मोलालिटी. ठीक है, एज अ कंसंट्रेशन टर्म आई विल यूज मोलालिटी. व्हाई मोलालिटी? बिकॉज यू नो दैट मोलालिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेंपरेचर, सो वी आर यूजिंग मोलालिटी. नाउ बच्चों, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा. सो एज अ कांस्टेंट आई एम पुटिंग kf. ठीक है, वेयर delta TF is depression of freezing point. Your M is molality of the solution and Kf is known as molal depression constant or क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. ओके, सो केएफ को बच्चों हम बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर उसका दूसरा नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. अब देखो, दिस इज वेरी वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव स्टडीड इन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, उसमें के भी था, इसमें केएफ है. ठीक है, तो ये हमारा बच्चों देखो, ये हमारा एक इक्वेशन बन गया. राइट, नाउ व्हाट वी डू इज लेट अस पुट द डेफिनेशन ऑफ KF. ठीक है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को बच्चों हम डिफाइन करते हैं. अब वो कैसे डिफाइन करेंगे? तो इफ M इज इक्वल टू 1, मतलब मान लो कि मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन अगर 1 है तो उसका डेल्टा TF जो होगा दैट विल बी इक्वल टू KF. ठीक है, तो बच्चों आप क्या करो, आप ना 1 मोलर सॉल्यूशन बना लो शुगर का. ठीक है, शुगर का, यूरिया का, ऐसे किसी भी चीज का 1 मोलर सॉल्यूशन बना लो, किसी भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट का. ठीक है बच्चों, मैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्यों बोल रहा हूं? ठीक है, व्हाई नॉट इलेक्ट्रोलाइट? दिस यू विल अंडरस्टैंड व्हेन आई टीच यू वान टॉप फैक्टर. बच्चों, जब इलेक्ट्रोलाइट होता है तो आपको वान टॉप फैक्टर का यूज करना पड़ता है. नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में वान टॉप फैक्टर का यूज नहीं होता, बिकॉज उसके लिए वान टॉप फैक्टर की वैल्यू 1 होती है. लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में वान टॉप फैक्टर की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, वो मैं आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक में सिखाऊंगा. ओके, तो आप किसी भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यूरिया है, शुगर है, आप उसका 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन बना लो और आप उसका फ्रीजिंग पॉइंट मेजर करो. तो जो भी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आया, ठीक है, मान लो कि ये वाला जो सॉल्यूशन है बच्चों ये -1 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा है. ठीक है, तो डिप्रेशन कितना हुआ फ्रीजिंग पॉइंट का? 1 डिग्री सेल्सियस. डिप्रेशन इज नॉट -1, डिप्रेशन इज 1 डिग्री सेल्सियस. कम कितना हुआ? 1 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो दिस 1 डिग्री सेल्सियस जो है दैट विल बी योर वैल्यू ऑफ KF. ठीक है, so now suppose if I have to define KF, how will I define KF? बच्चों, KF is defined as the depression in freezing point of 1 molar solution is called molar
डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में किया था, आई विल पुट द फॉर्मूला ऑफ मोलालिटी हियर। ठीक है, यहां पे मैं मोलालिटी की फॉर्मूला रख दूंगा। तो हम सब जानते हैं डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ। बच्चों मोलालिटी की फॉर्मूला क्या होती है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर मोल मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। ठीक है, जैसा आप सब जानते हो, whenever I use 2 in the subscript, it is used for solute, and whenever I use 1 in the subscript, it is used for solvent. So, बच्चों KF की फॉर्मूला क्या बन जाएगी, ये इधर मल्टीप्लाई में ले जाओ तो W1 इंटू M2 इंटू डेल्टा TF अपॉन W2 इंटू 1000। तो बच्चों ये जो है ये आपकी बन गई KF की फॉर्मूला। करेक्ट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ KF। नाउ व्हाट इज द यूनिट, SI यूनिट ऑफ KF। अगर हमको बच्चों उसकी SI यूनिट फाइंड करनी है KF की, तो हम क्या करेंगे, नाउ दिस यू ट्राई योरसेल्फ। आपका आंसर आएगा केल्विन अपॉन केजी इंटू मोल। ठीक है, ये उसकी SI यूनिट होगी। खुद से ट्राई करो, सब यूनिट्स लिखो और ट्राई करो। तो बच्चों KF की SI यूनिट क्या होगी, केल्विन अपॉन केजी इंटू मोल। ठीक है, अब बच्चों जैसे हमने देखा था मोलर एलिवेशन कांस्टेंट केबी में हमने देखा था, वैसे भी यहां पे ये जो KF है, ठीक है बच्चों, ये KF सिर्फ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है ना। KF आपका जो है वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है मोस्ट ऑफ द सम्स में। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सम्स में आपको KF की वैल्यू एग्जाम में दी होगी और कुछ भी आपको फाइंड करने का होगा, जनरली आपको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट फाइंड करने का बोलते हैं। तो बच्चों अगर हमको देखो W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, वेट ऑफ सॉल्यूट 1000 कांस्टेंट है, अगर ये सब मालूम है और KF की वैल्यू भी दी हुई है तो आप M2 इजीली फाइंड कर सकते हो, दैट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। सो दिस इक्वेशन माय डियर स्टूडेंट्स इज बेसिकली यूज्ड टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द मैथमेटिकल पार्ट ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, now let us understand the relationship between KF, that is molar depression constant, and enthalpy of fusion। ठीक है बच्चों, KF और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के बीच में हम रिलेशन समझेंगे। तो बच्चों रिलेशन कुछ ऐसा आता है, देखो KF इज इक्वल टू RT0 स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू LF। ठीक है बच्चों, यहां पे जो R है वो है गैस कांस्टेंट हमारा। ठीक है, T0 इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, 1000 हमारा कांस्टेंट है, और LF है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, इसकी जो यूनिट होगी यहां पे LF की, वो होगी जूल और कैलोरी अपॉन ग्राम। ठीक है, तो अगर आपको लेटेंट हीट जो है वो आपको जूल और कैलोरी लेकिन अपॉन ग्राम में दी हुई है, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। लेकिन अगर आपको ये पर मोल में दी हुई है, ग्राम की जगह पर मोल है, देन यू विल यूज दिस फॉर्मूला, KF इज इक्वल टू M1 RT0 स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, वेयर M1 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट एंड delta H fusion is latent heat of fusion of solvent। ठीक है बच्चों, इसकी अब जो यूनिट होगी वो होगी जूल और कैलोरी पर मोल। ठीक है, तो इसकी बच्चों जो यूनिट होगी वो होगी जूल और कैलोरी पर मोल। तो डिपेंड करता है, अगर आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट
अगर आपको जूल और कैलोरी पर ग्राम में दिया हुआ है तो यूज दिस फॉर्मूला, और अगर वो आपको पर मोल में दिया हुआ है तो यू यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है। एक और चीज देखो बच्चों, यहाँ जो गैस कांस्टेंट है, जनरली ये सम्स में ना जो ट्रिकी चीज होती है वो क्या होती है, विच वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट यू विल टेक। नाउ एज वी नो कि LF all delta H fusion are given in the unit of joule or calorie, so R should be taken in the units of joule or calorie only। तो बच्चों R यहाँ पे आप जो लोगे, या तो आप उसको ले सकते हो 8.314 जूल अपॉन केल्विन मोल, या आप उसको ले सकते हो 2 कैलोरी अपॉन केल्विन मोल, डिपेंड्स। अगर ये जूल में है तो आप ये वाली वैल्यू लोगे, और अगर ये कैलोरी में दिया हुआ है तो आप ये वाली वैल्यू लोगे। बच्चों ध्यान रखना, यहां पे आपको 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन मोल वाली जो वैल्यू है वो आप नहीं लोगे। ठीक है, वो जनरली लीटर एटमॉस्फेयर जो है वो बच्चों जनरली ना गैस स्टेट को अप्लाई होता है, वी आर स्टडीइंग सॉल्यूशंस, तो यहां पे वो यूनिट नहीं लेंगे हम कभी भी। ठीक है, वो जनरली गैस स्टेट में आता है। ओके, तो दिस इज अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन KF, दैट इज योर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, एंड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ देयर इज टाइम फॉर सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। Okay, so let us start with the applications of the topic. What is the application of depression of freezing point? ठीक है, number 1, see students, this phenomena is used in what we call anti-freeze solutions. Students, this phenomena is used in making anti-freeze solutions. ठीक है, अब देखो कई बार क्या होता है ना कि बहुत ही ज्यादा जो कोल्ड कंट्रीज है, सम पार्ट्स ऑफ कनाडा या जर्मनी, ऐसी बहुत ही जहां पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, टेम्परेचर गोज सब जीरो, बिलो जीरो, तो इन दोस कंट्रीज व्हाट दे डू, जो कार का रेडिएटर होता है उसमें जो वाटर होता है बच्चों, ये इतना ठंडा टेम्परेचर होगा तो पानी जो है वो फ्रीज हो जाएगा और आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टू प्रिवेंट दैट फ्रीजिंग ऑफ वाटर, व्हाट दे डू, दे ऐड इथिलीन ग्लाइकॉल टू इट, दे ऐड इथिलीन ग्लाइकॉल टू वाटर। वो लोग पानी में इथिलीन ग्लाइकॉल डालते हैं, तो बच्चों इथिलीन ग्लाइकॉल डालने से क्या होता है ना कि पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। तो जो पानी आपका मान लो कि जो 0 डिग्री सेल्सियस पे पहले फ्रीज हो रहा था, अब वो लोअर टेम्परेचर पे फ्रीज होगा, और आपको जितना ज्यादा टेम्परेचर लो करना है उतना ज्यादा आप इथिलीन ग्लाइकॉल उसके अंदर डालो। ठीक है, सो सच सॉल्यूशंस आर नोन एज एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस बिकॉज दे अवॉइड द फ्रीजिंग ऑफ वाटर एट अ नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है, अब इसके अलावा आपने देखा होगा बच्चों, जो ये कुल्फी या आइसक्रीम वाले जो आते हैं, ठीक है, जो वेंडर्स जो लारी लेके आते हैं, आपने देखा होगा कि वो आइस के ऊपर ना वो लोग सॉल्ट डालते हैं आइस के ऊपर। ठीक है ना, हैव यू एवर वंडर्ड कि वो सॉल्ट क्यों डालते हैं? यस, यू नो द रीजन, ताकि सर बर्फ जो है बहुत जल्दी मेल्ट नहीं हो। ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों देखो, आप एक चीज समझो कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट of liquid is same as the melting point of corresponding solid। ठीक है बच्चों, लिक्विड का जो फ्रीजिंग पॉइंट है और उसके करस्पॉन्डिंग सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हमेशा सेम होता है। कैसे? तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस और आइस का मेल्टिंग पॉइंट भी है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो क्या होता है कि लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होता है लेकिन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट भी डिप्रेस होता है। तो अगर आप आइस के ऊपर सॉल्ट डाल रहे हो तो क्या होगा, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिप्रेस हो जाएगा। तो जो आइस पहले मेल्ट हो रही थी एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, अब उसको उससे लो टेम्परेचर चाहिए मेल्ट होने के लिए। कहने का मतलब है कि वो लंबे समय तक आइस के फॉर्म में रहेगी। ठीक है, एंड दैट इज व्हाट दोस पीपल वांट, दे वांट आइस टू रिमेन फॉर अ लॉन्गर टाइम, और इसलिए वो लोग जो है आइस के ऊपर सॉल्ट डालते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल बच्चों, बहुत कोल्ड कंट्रीज जो है जैसे कनाडा, ठीक है, बहुत कोल्ड कंट्रीज है, तो वहां पे क्या होता है, ये रोड्स के ऊपर जब स्नो गिरती है, तो ये रोड्स के ऊपर जब स्नो गिरती है तो होता क्या है बच्चों, कुछ देर के बाद वो स्नो जो है वो मेल्ट होके वो पानी में कन्वर्ट होती है। नाउ दिस विल क्रिएट अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। ठीक है, स्नो ऑलरेडी है और अब ये स्नो पानी में कन्वर्ट हो रही है, फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है और उस केस में एक्सीडेंट्स होने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। तो बच्चों हम ये चाहेंगे कि जो स्नो की आइस है वो इजीली वाटर में कन्वर्ट नहीं हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए ये लोग स्नो के ऊपर बच्चों
सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट या CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड डाल देते हैं। तो जब इसके साथ में NaCl या CaCl2 मिक्स हो जाता है तो अगेन जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ स्नो है या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो है, ठीक है, वो डिप्रेस हो जाता है, वो कम हो जाता है, ठीक है, और उसकी वजह से वो लंबे समय तक स्नो के फॉर्म में रहता है। बाद में द वर्कर्स जो है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के, दे कम एंड दे विल क्लियर द आइस, वो आइस को हटाकर रोड के साइड में कर देंगे। सो दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब बच्चों डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो है, ठीक है, इसकी वैल्यू जनरली बहुत कम होती है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू जो नॉर्मल थर्मोमीटर से मेजर करना डिफिकल्ट होता है। तो बच्चों इसके लिए हम एक मेथड यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं रास्ट मेथड। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कैन बी फाउंड आउट बाय यूजिंग ऑर्डिनरी थर्मोमीटर बाय अ पर्टिकुलर मेथड नोन एज रास्ट मेथड। रास्ट मेथड में बच्चों दे यूज कैम्फर एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। तो रास्ट मेथड में बच्चों वो लोग क्या करते हैं, कैम्फर को सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं और इसके अंदर दे डिसॉल्व योर सॉल्यूट्स, जो भी सॉल्यूट इसमें आपको डिसॉल्व करना है, इसमें एंथ्रासीन है ऐसा कुछ भी सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है सॉरी, तो कैम्फर के अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं। अब उसमें आपका जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट आता है, ठीक है, तो वो बच्चों जो आता है वो आप ऑर्डिनरी थर्मोमीटर से मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा कमाल है यहां पे, बिकॉज वी आर यूजिंग कैम्फर एज अ सॉल्वेंट। नाउ क्वेश्चन फॉर यू, व्हाई यूजिंग कैम्फर एज अ सॉल्वेंट विल हेल्प अस टू मेजर द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बाय ऑर्डिनरी थर्मोमीटर। मतलब ऐसी तो क्या प्रॉपर्टी है कैम्फर के पास जिसकी वजह से डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट आप ऑर्डिनरी थर्मोमीटर से इजीली मेजर कर सकते हो। सोचो, सर्च करो और मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो। ओके स्टूडेंट्स, so that's all about depression of freezing point today. Hope you have understood the lecture, okay, and don't forget to like the video and share the video, okay, and still if you have not subscribed to the channel बच्चों सब्सक्राइब कर लो और वो नोटिफिकेशन जो है बेल आइकन वो भी दबा दो ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको नोटिफाई इजीली हो जाए। Okay, see students, you have to understand that in this time of lockdown it is very difficult for us to teach you because देखो one to one interaction नहीं हो रहा है ना, एंड जब लॉकडाउन हुआ हमें मालूम भी नहीं था कैसे अचानक लॉकडाउन हो जाएगा, एंड वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर सच वीडियो लेक्चर्स, बट योर गुड कमेंट्स एंड योर शेयरिंग ऑफ द वीडियो विल कीप अस मोटिवेटेड। ओके, सो जस्ट लाइक द वीडियो, कमेंट द आंसर एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।